नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपकी आवाज में। हम लोग आपके लिए लेकर के आते हैं कोई ना कोई राजनीतिक चर्चा, करंट अफेयर पर। भारत की जो राजनीति है उस पर वर्तमान में घटना क्या घट रही है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी घटना इस समय तो नहीं घट रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने स्वभाव के अनुसार एक बार फिर निकल गए हैं विदेश यात्रा पर, अपना हवाई जहाज लेकर के, और वो रशिया में घूम रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, सोशल मीडिया पर इस समय चल भी रहा है। ऐसा हम लोग नहीं कह रहे हैं, ना हम लोगों का कोई क्लेम है, ना हम लोग इसमें विश्वास रखते हैं, लेकिन चल रहा है इसलिए बता देते हैं। कुछ मजाकिया अंदाज में कुछ बात हो जानी चाहिए कि सोशल मीडिया पे चल रहा है क्या, दो तानाशाह आपस में मिल रहे हैं। लेकिन ये सब मजाक की बात है, इस पर विश्वास हम लोग तो कम से कम नहीं करते हैं। अभी चूंकि देश में लोकतंत्र है, तानाशाही जैसी कोई चीज नहीं है। हाँ, रशिया में लोकतंत्र के नाम पे तानाशाही हो सकती है। लोग उसी का दूसरा रूप हिंदुस्तान में भी आंकने का प्रयास कर रहे हैं, क्या यहाँ भी लोकतंत्र की आड़ में कोई तानाशाही चल रही है। चर्चा का विषय, बहस हो सकती है, इस पर भी होनी चाहिए, क्योंकि बोलने की आजादी है। तो कम से कम मर्यादा और सबके बीच में रहते हुए चर्चा कर सकते हैं। अब अभी के लिए ताजा कुछ नहीं है। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आपके लिए फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लेकर के आई जाए। एक और चीज मैं बता दूं कि एक तो सत्ता पक्ष की बात हो गई, प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं रसिया की यात्रा पर। वहीं नेता विपक्ष, एलओपी जिनको कहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, जिन्होंने कहा कि मैं लीडर ऑफ पीपल हूं, राहुल गांधी जी मणिपुर की यात्रा में। हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर आ गए हैं, उनको बेल मिल गई है हाई कोर्ट, लेकिन ईडी फिर दौड़ी दौड़ी पहुंची है सुप्रीम कोर्ट और उनकी बेल को खारिज करवाना चाहती है। इसके लिए भी मैं आपको बता दूं, स्पेशल एपिसोड हम लोग कर रहे हैं आने वाले संडे को। हर संडे को आप इंतजार करिए 1 बजे आपकी आवाज चैनल पर। एक कानूनी जानकार संकेत रंजन जी के साथ में हम लोग बात करते हैं और पीएमएलए को समझने का प्रयास कर रहे हैं और इन केसेस को समझने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें राजनीतिक जितने भी केस हुए हैं। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पुराने दौर की राजनीति की, क्योंकि इस चुनाव में, चुनाव के बाद और खास तौर से लोकसभा के अंदर एक बड़ा मुद्दा था इमरजेंसी, आपातकाल। आपके पास भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन एक ऐसी पीढ़ी है जिसने उस आपातकाल को न तो समझा होगा, न भुगता होगा, न झेला होगा। झेला भुगता तो हम लोगों ने भी नहीं है, लेकिन हाँ, उस दौर का अध्ययन हम लोगों ने किया और बहुत सारी दास्तान सुनी है अपने घर के लोगों से, अपने रिलेटिव से और जानकार लोगों से, पढ़ा भी बहुत कुछ है। राजनीति के बड़े जानकार हैं और बड़े पत्रकार हैं शशि शेखर जी। इनके कॉलम आते हैं एबीपी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ सकते हैं। हमारे साथ में सामाजिक शोधकर्ता, लेखक, राजनीतिक विश्लेषक जितेंद्र चौरसिया जी भी हैं। तो हम लोग बात करेंगे 1975 के उस दौर की, और वहां से आगे की राजनीति में हुआ क्या, आपातकाल था क्या, और आपातकाल के बाद भारत राजनीति तरह से बदलती चली गई। इस पर करेंगे बात अपने मेहमानों के साथ। 1975 का दौर, कल्पना करिए, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उसके बाद जो कुछ हुआ शशि भाई की जमाने। जी विवेक भाई, आपने इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया कि हम लोग क्या बात करना चाह रहे हैं। तो असल में इतिहास को कभी कभी कुरेदने से और याद करने से ये होता है कि हम सीखते हैं, और यह सीखते हैं कि जो गलतियां हम लोगों ने इतिहास में की है, हमारे पूर्वजों ने की है, वो गलतियां आने वाले समय में न हो। आपातकाल, इमरजेंसी वही गलती है, वही एक काला पन्ना है हमारे लोकतंत्र का, लोकतांत्रिक इतिहास का, जिसको बार बार याद किया जाता है। अभी भी हाल में सदन में उसको याद किया गया। कांग्रेस को इस पर आपत्ति भी थी। बावजूद इसके सोनिया गांधी जी का एक पत्र भी आया जिसमें उन्होंने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया कि हाँ, ये गलती थी और उसकी सजा लोगों ने हमको दी। तो किसी भी तरह से हो, वो उसकी चर्चा होते रहनी चाहिए, इसलिए क्योंकि बात अगर भूल जाएंगे लोग तो वो गलती करने के चांसेस ज्यादा रहेंगे।
लेकिन लगातार अगर वो बात होती रहेगी तो सत्ता में कोई आए जाए वो हमेशा इस बात को लेकर चौकन्ना रहेगा कि लोग अभी उस काले अध्याय को भूले नहीं है। तो आपने जैसा कहा कि इमरजेंसी करीब 21 महीने तक चला, लेकिन सवाल यह है कि वो एक ऐसी घटना थी जिसको कुछ लोगों ने, बड़े महान लोगों ने अनुशासन पर्व तक कह डाला। आचार्य विनोबा भावे जैसे लोगों ने उसको अनुशासन पर्व तक कह डाला। कुछ राजनीतिक विचारधारा के लोगों ने उसका समर्थन भी किया, कुछ ने विरोध किया, कुछ ने समझौता किया। तो बड़ी जटिल कहानी है आपातकाल की, लेकिन जो उसका अंतिम नतीजा निकला वो यही निकला कि इस देश के लोग दिल की गहराइयों से और दिल से माने मन से आजाद ख्याल है और वो किसी भी तरह की बंदिशों को थोपने के खिलाफ है और उसको कभी स्वीकार न करते थे, न करते हैं, न करेंगे। ये लगातार हम लोग देख रहे हैं। पिछला चुनाव भी जो था 2024 का, उसमें इस चीज की ताकीद नजर आई जनता की तरफ से कि आप हमारे जीवन को तय नहीं कर सकते कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किस तरह से पूजा करेंगे, किसकी पूजा करेंगे। ये हमारी स्वतंत्रता है जो संविधान ने दी, और मैं कहता हूं कि संविधान से भी पहले हमारी सनातन संस्कृति ने हमको दी है कि जो सनातन, जिसने कभी सनातन ग्रंथों ने, इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे धार्मिक पुस्तकें हैं कि कोई एक ऋषि, कोई एक पैगंबर, कोई एक महात्मा हमारा लीडर है ही नहीं धार्मिक जिसने कहा कि ये करो नहीं तो तुम हिंदू नहीं। हम बस हिंदू हैं, हम हिंदुत्व को माने या ना माने, हम पूजा करें या ना करें, हम आस्तिक रहे या नास्तिक रहे, हम हिंदू हैं। ये आजादी हमको हमारे सनातन ने दी है। तो कोई संविधान, कोई राजनीतिक दल हम पर कोई पाबंदी लगाए, हमको सिखाए, ये तो कतई संभव नहीं है। ये समझ लेना चाहिए सबको। इंदिरा गांधी को भी यह बात बहुत समझ में आई और इसका खामियाजा भी उन्होंने भुगतना है। कहीं के बाद जब चुनाव हुआ, इसका सारा विपक्ष जब एकजुट होकर चुनाव लड़ा तो मतलब इंदिरा गांधी बुरी तरह हारी। तो ये है एक मोटी कहानी आपातकाल की। अब उसके डिटेल में अगर हम लोग चलेंगे तो मुझे लगता है जितेंद्र जी भी बताएंगे कि क्या क्या घटनाएं हुई थी और उनसे हमको आज क्या सीखने की जरूरत है। जितेंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी से बहुत कुछ बाकी है। बने रहिए, भूमिका बन रही है। गाड़ी का इंजन जब स्टार्ट होता है तो धीरे गति से चलता है, लेकिन जब स्पीड पकड़ता है तो फिर मजा आता है। अभी स्पीड पकड़ने वाला इंजन है, मजा आएगा। धीरे धीरे खुल रही है बहस। मुझे शशि भाई ने जो बताया, इस पे आगे चलते हैं जितेंद्र जी के पास। जितेंद्र जी बता रहे थे कि इसकी भूमिका शायद पहले से कुछ तैयार हुई थी, ऐसा कुछ अभी बातचीत हम लोगों की हो रही थी। तो शशि भाई, जितेंद्र जी का कहना था कि इसकी भूमिका अचानक से नहीं, एकाएक नहीं हुआ। जबकि मेरा मानना यह है कि एक घटना की परिणति है कि एक छात्र आंदोलन गुजरात से चला और बिहार में उसने काफी बड़ा रूप ले लिया और पूरे देश में फैलने लगा। जयप्रकाश नारायण ने इसकी अगुवाई, चूंकि छात्रों ने जाकर उनसे रिक्वेस्ट की, जयप्रकाश नारायण ने इसकी अगुवाई की और तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को इसमें जोड़ा। इसी आंदोलन से तमाम छात्र नेता आगे चल के देश के बड़े नेताओं के रूप में निकले, जिसमें से नीतीश कुमार, अरुण जेटली भी उस समय शायद उसमें शामिल थे। और बड़े नेताओं में जिनके बड़े नाम बने हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, लालू प्रसाद यादव थे, मुलायम सिंह यादव थे, रामविलास पासवान थे। ऐसे नेता इस इमरजेंसी के दौरान जेल गए और बड़े नेता बने। मेरा मानना यह है कि शायद ये क्रिया की प्रतिक्रिया है कि जो छात्र आंदोलन पूरे देश में बड़ा बना और इंदिरा गांधी के खिलाफ जिस तरह से पूरे देश में माहौल बना, उसको दबाने का प्रयास। लेकिन जितेंद्र जी कुछ रोचक चीज बताने वाले हैं, जो ये बता रहे हैं कि ये एकाएक नहीं हुआ, इसकी पृष्ठभूमि पहले से तैयार थी और ये एक तरह से कह सकते हैं प्री प्लान। तो कैसे प्री प्लान है जितेंद्र जी, एक बार समझाइए हम लोगों को। विवेक भाई, इस पूरे घटनाक्रम को, यदि इमरजेंसी के घटनाक्रम को समझना है तो हमें इतिहास में इमरजेंसी से 10 साल पीछे जाना होगा। एक सरल सहज इंदिरा गांधी से एक तानाशाह बनने की इंदिरा गांधी का सफर देखना होगा।
कांग्रेस, थोड़ा लंबा हो जाएगा, 5-10 मिनट लग सकता है, पर ये समझना होगा कि इंदिरा गांधी कैसे इमरजेंसी वाली इंदिरा गांधी बनी। 5-10 मिनट की कोई फिक्र नहीं है, जब समझने ही बैठे तो पूरा समझेंगे। 5-10 मिनट की कोई हाँ, चिंता नहीं, आप ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो विवेक भाई, हम शुरू करते हैं 1967 से, जब के कामराज और निजलिंगप्पा उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वीवी गिरी उस समय राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, इंदिरा गांधी ने लड़ाया था। वहां से यदि शुरू करेंगे तब समझ पाएंगे कि इंदिरा गांधी बनने का सफर क्या है, उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां क्या रही हैं। आपको याद होगा एक बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट में आया था, गोलकनाथ का केस। उसी समय केस आया था प्रिवी पर्स का केस। उस समय केस जिसको माधवराज सिंधिया सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे। उसके पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण का एक केस था। ये 3 प्रमुख मसले थे जिसको लेके इंदिरा गांधी आगे बढ़ रही थी। 1967 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, कांग्रेस 2 भाग में बट गई थी। शशि शेखर भाई इसमें मेरे से ज्यादा समझ जानते हैं, इनके इतिहास में ज्यादा समझ है, तो वो बताएंगे आगे आपको कि किस प्रकार से कांग्रेस 2 खेमे में बटी हुई थी। के कामराज, निजलिंगप्पा और ये लोग थे, और एक तरफ इंदिरा गांधी जो कि संघर्ष कर रही थी प्रधानमंत्री बनने के बाद। राष्ट्रपति का चुनाव होना था। नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी थे, लेकिन चूंकि इंदिरा गांधी चाह रही थी कि उनकी तरफ से उन्होंने एक अघोषित वीवी गिरी को राष्ट्रपति का कैंडिडेट खड़ा किया, और ये अघोषित ही मैसेज तमाम चला, और उन्होंने एक अपने भाषण में कहा कि ये राष्ट्रपति का चुनाव है और इसको राष्ट्र हित में ध्यान में रखते हुए वोट करना है। कांग्रेस के अंतर कलह थी उस समय, कांग्रेस के ही 2 लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे। वहां से हमें समझना होगा कि कैसे इंदिरा गांधी आगे बढ़ी। जिस इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कह रहे थे लोग, वो कैसे उन्होंने इमरजेंसी का निर्णय लिया होगा। बीबी गिरी जीत गए थे। गूंगी बुढ़िया का जिक्र किया है तो नाम भी बता दीजिए, क्या जाता है, मतलब लोगों को पता चले कि ये तलखियां कहाँ और कितनी भर थी। इसकी चर्चा हम फिर बाद में करेंगे। लोहिया जी कहा करते थे, वैसे इनको गूंगी गुड़िया लोहिया जी कहा करते थे। फिर भी देखिए, गोलकनाथ का केस आया। गोलकनाथ का केस बेसिकली लैंड रिफॉर्म का केस था। उस केस ने दिशा और दशा बदली हमारे देश की। अमेंडमेंट, जो संविधान में अमेंडमेंट हुए, उसका यह केस था। गोलकनाथ लैंड रिफॉर्म का एक केस था जिसमें यह कह रहे थे कि भूमि को ऐसे शासन छीन नहीं सकता है, जबकि संविधान में नियम था कि शासन ले सकता है। इस प्रकार से आगे बढ़ा इंदिरा गांधी। गोलकनाथ के केस में आया कि इंदिरा गांधी, वहां सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हरा दिया। वो करना चाह रही थी कुछ, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके अगेंस्ट फैसला दे दिया। फिर प्रिवी पर्स के केस में उन्होंने कुछ संवैधानिक संशोधन किए थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। सेम ये 2-3 केस उस समय चल रहे थे। इंदिरा गांधी जनता के बीच में जाती हैं और कहती हैं, देखिए हम तो आपको आपके हक देना चाहते हैं, हम तो आपके लिए, गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करने दे रहा। हम आपके लिए संवैधानिक संशोधन करते हैं कि आपके हित में भूमि मिले आपको, जो जमींदारों से लेनी पड़ेगी। हमें आपके हित में काम करना पड़ेगा, गरीबी हटानी पड़ेगी। बिना जमींदारों से, जब भूमि इतनी है, यदि हम जमींदारों से खरीदेंगे तो आपको भूमि कैसे देंगे। लैंड रिफॉर्म की बात चल रही थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात चल रही थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा गांधी ने, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। ये कहते हुए वो उसमें जो संवैधानिक संशोधन किए थे जिसमें कंपनसेशन देने की बात थी, कंपनसेशन देने की जो बात थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी निरस्त हो गया था। फिर जब इंदिरा गांधी जनता के बीच में गई और जनता ने उन्हें 1 साल पहले चुनाव करा दिया, उन्होंने 4 साल में ही भंग करके चुनाव हुआ था, आपको याद होगा 72 में। जब उनका पूर्ण बहुमत आया, 351 सीटें आ गई इंदिरा गांधी की। अब वहां से सफर शुरू होता है गूंगी गुड़िया से इंदिरा गांधी बनने का सफर। इंदिरा गांधी जी ने उन 3 निर्णय जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने पलटे थे, गोलकनाथ का केस हो,
जिसमें यह कहा गया था, गोलकनाथ के केस को मैं स्पेसिफाई बता दूं, गोलकनाथ का केस यह कहता था कि संविधान का जो संशोधन है 368 के तहत होता है, उसका इतना अधिकार नहीं है कि वो मूल अधिकार को निरस्त कर दे। आर्टिकल 13(2) में लिखा हुआ है कि जो यदि कोई संविधान, कोई भी कानून ऐसा बनता है जो कि मूल अधिकार को सीमित करता है, तो वो उस हैसियत तक निरस्त हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना था गोलकनाथ के केस में कि आर्टिकल 368 की संविधान संशोधन करके भी इतनी शक्तियां नहीं है जो कि 13(2) को सीमित कर दे। ये कठिन विषय है, कभी बाद में समझेंगे, पर यह समझना जरूरी था, यहाँ बताना जरूरी था। विस्तार में इस विषय में चर्चा करेंगे। इंदिरा गांधी जी ने जैसे ही वो पूर्ण बहुमत से सरकार उनकी बनी, 351 सीटें आई 72 में, उन्होंने 3 बहुत महत्वपूर्ण बड़े संशोधन किए। 24वां संशोधन किया उन्होंने, जिसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण के लिए संशोधन था वो। 25वां संशोधन किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण गोलकनाथ के केस का संशोधन था। 25वां संशोधन, 26वां संशोधन, प्रिवी पर्स का केस, ये सारे केस को सेटल करने के लिए उन्होंने ये संशोधन किए। वहां से कहानी शुरू होती है इमरजेंसी की पृष्ठभूमि और एक तानाशाह बनने की कहानी, क्योंकि उन्हें पूर्ण बहुमत था और वो जनता के हित में हालांकि काम कर रही थी उस समय। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो या प्रिवी पर्स खत्म करने का मामला हो, ये सारे जो चल रहे थे उस समय निर्णय, वो बड़े निर्णय थे। 1973 में 24वां, 25वां, 26वां संशोधन उन्होंने कर दिया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया तो हो गया, प्रिवी पर्स खत्म हो गए तो हो गए, ये सारी चीजें चल रही थी। इंदिरा गांधी पूरे आत्मविश्वास के साथ भरी हुई थी और यहां से सफर 75 का सफर शुरू होता है। और उन्होंने इस निर्णय में फिर 73 का जिक्र करूंगा मैं यहां से, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, एक केस मद्रास का एक केस था, केशवानंद भारती का केस था, 73 में उसका जजमेंट आया। 24 अप्रैल 1973 को, यदि मैं गलत नहीं हूं, हालांकि ये बहुत पुरानी जानकारी है इसलिए मैं डेट में 19-20 हो सकता है, पर 24 अप्रैल 1973 को एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट में, केशवानंद भारती का केस, जिसमें फिर इन जो 3 अमेंडमेंट हुए थे इंदिरा गांधी ने जो किए थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि ये ठीक है। अमेंडमेंट को उन्होंने सही ठहराया, पर उसमें उन्होंने एक संविधान का ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की एक परिभाषा दे दी। वहां से थोड़ी बहुत चीजें इंदिरा गांधी के विपक्ष में चली गई। यहां से शुरू होता है इमरजेंसी का खेल। आगे शशि भाई बताएंगे और मैं चाहता हूं कि शशि भाई तो इसमें प्रकाश डाले, चूंकि इमरजेंसी का दौर शशि भाई ने बेहतर तरीके से आपको समझाया है और आगे भी समझाएंगे। ठीक है, तो अब मसला ये खड़ा होता है कि इमरजेंसी जो मैं समझता हूँ उसकी पृष्ठभूमि समझाने का प्रयास किया जितेंद्र जी ने, लेकिन वो छात्र आंदोलन को दबाने और कुचलने का एक हथियार था। ये बात सही है कि उनके स्वभाव में जो एग्रेशन बना उसका पूरा जिक्र किया जितेंद्र जी ने, कि कैसे कैसे एक सीधी सादी गुड़िया जिसको कहा जाता था, वो गूंगी गुड़िया एकदम से एग्रेसिव गुड़िया हो गई, लक्ष्मीबाई बन गई और उसने तलवार हाथ में थाम ली। तो एक वो दौर था, वहां से वहां तक समझा दी जितेंद्र जी ने। लेकिन इनके सलाहकारों में मुझे याद है कि जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी रॉय हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं है, इंदिरा गांधी जी को अपनी भूल का एहसास भी था, भूल हो जाने के बाद उसका उनको एहसास हुआ। उसके बाद जब वो आयोग के सामने पेशी होने लगी, कोर्ट में पेशी होने लगी, उनके ऊपर मुकदमा चला, बीसी राय मिलने गए और वो उस समय शायद कोर्ट में जा रही थी और नारंगी रंग की साड़ी पहन के जा रही थी। बताया जाता है कि बीसी राय ने उनसे कहा कि मैडम आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, आप बहुत आकर्षक लग रही हैं। उन्होंने मुस्कुरा के बीसी राय को जवाब दिया कि आपके न चाहने के बावजूद भी। इसका मतलब ये है कि उनको एहसास हो गया था कि उनके सलाहकारों ने उनके साथ धोखा किया है, उनके साथ गड़बड़ हो गया है और इंदिरा गांधी ने अपने आप को संभाला। शशि भाई से मैं समझने का ये प्रयास करूंगा, यहाँ से समाजवाद की जो विचारधारा लोहिया की थी, लोहिया की विचारधारा के नए प्रोधाओं ने जन्म लिया, जिनमें लालू प्रसाद यादव का नाम आता है, जिसमें शरद यादव का नाम आता है, उसमें मुलायम सिंह यादव का नाम आता है, उसमें नीतीश कुमार का नाम आता है, रामविलास पासवान सरीखे नेताओं का नाम आता है। राजनीति की एक नई पौध भी इसी से तैयार हुई।
जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन के बाद जो एक बड़ा आंदोलन बना, उससे इसने आगे चल के जो राजनीति की उसके बारे में थोड़ा शशि भाई, वो फिर पॉलिटिक्स कैसे चेंज हुई, 75 के बाद राजनीतिक परिस्थितियां कैसे बदली, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, जितेंद्र भाई ने बहुत ही शानदार ढंग से जो पृष्ठभूमि है वो बताया। मुझे लगता है कि इतने शानदार तरीके से आमतौर पर पत्रकार या विश्लेषक नहीं बताते हैं, लेकिन 10 साल पुरानी बात, मतलब इमरजेंसी से 10 साल पहले की कहानी, जो एक पृष्ठभूमि तैयार हुई कि कैसे सिंडिकेट के कामराज वाकई बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े, मतलब उनका जो स्टेचर था वो बहुत बड़ा था। उनकी एक ही कमी थी कि वो हिंदी नहीं बोल पाते थे और अंग्रेजी भी नहीं बोल पाते थे। तो मतलब नहीं आती थी उनको, न हिंदी आती थी न अंग्रेजी आती थी, और तमिल नेता थे। और वो इतने दूरदर्शी नेता थे कि अपने समय में 60 के दशक में उन्होंने मिड डे मील शुरू कर दिया था तमिलनाडु में। ऐसे लोगों से इंदिरा गांधी का साबका पड़ा हुआ था, लेकिन इंदिरा गांधी भी इंदिरा गांधी, और कांग्रेस तोड़ के और वो आगे निकलती चली गई। तो जो पृष्ठभूमि जितेंद्र भाई ने बताया उसमें मैं कुछ तात्कालिक कारण जोड़ता हूं। जैसे 71 का युद्ध जो है वो अभी खत्म हुआ था पाकिस्तान के साथ, और उसी के साथ देश में सूखा था, महंगाई बढ़ गई थी, तेल की कीमतें जैसे आज आसमान छू रही है उस वक्त भी आसमान छू रही थी, दिक्कत हो गई थी, ऑयल क्राइसिस था। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे यूनियन लीडर जो है वो घोषणा कर चुके थे कि हम 1 महीना लंबी हड़ताल करेंगे और पूरे देश के जो चिमनियां हैं उनसे धुआं मतलब निकलना बंद हो जाएगा। और छात्रों का आंदोलन ये सब चल रहा था, और अंतिम जो कील साबित हुआ वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो डिसीजन जो राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी कहा जाता है वो रहा, जिसमें उनके चुनाव को अवैध ठहराया गया। और बाद में फिर 12 जून को यह घटना घटी और 25 जून को आपातकाल लगाया गया। अब आपातकाल लगने के तुरंत बाद क्या हुआ? तुरंत बाद तो जो सरकारी प्रक्रिया होती है, गिरफ्तारियां, ये वो, इस तरह की तमाम चीजें चलती रही। लेकिन उस वक्त जो है इन नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के अपने नेता, जिनमें बड़े नाम चंद्रशेखर जी का था, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। देखिए, वो लोग युवा तुर्क शुरू से ही माने जाते रहे हैं, तो सच कहने वाले लोग। बाद में वो लोग जब जैसे कांग्रेस के ही बहुत सारे लोग वहां से निकले थे, जिसमें राम सुभग सिंह जो लीडर अपोजिशन पहली बार बने थे कांग्रेस ओ की तरफ से, बाबू जगजीवन नाम थे, मुरारजी देसाई से कभी उनकी नहीं पटी, वो भी अलग हुए थे, चौधरी चरण सिंह जी अलग हुए थे, चंद्रशेखर अलग हुए थे। तो बहुत बड़े बड़े नेता जो है वो इंदिरा गांधी से अलग होकर और कांग्रेस ओ नाम से उन लोगों ने बनाया था, जो बाद में फिर एक नाम जनता पार्टी के नाम से सबने अपने आप को एक झंडा एक निशान के ऊपर चुनाव लड़ा, जिसमें ये कहा जाता है कि जेपी ने संघ या संघ परिवार से जुड़े लोगों को, जिसमें जनसंघ था, उसको भी मौका दिया। वो लोग भी अपना निशान वगैरह छोड़ के आए और एक साथ होकर के चुनाव लड़े। लेकिन चुनाव तो 21 महीने की जद्दोजहद के बाद हुई। मतलब जब लगभग इंदिरा गांधी एश्योर्ड हो गई आईबी की रिपोर्ट से और अपने सिपा सलारों की रिपोर्ट से कि देश में अब स्थिति ठीक है, उनके खिलाफ नाराजगी नहीं है, तब जाके उन्होंने चुनाव की घोषणा करवाई थी। लेकिन इस 21 महीने के दौरान उत्तर भारत में खास करके जो बिहार एक सेंटर बना था, बिहार का गांधी मैदान जो एक सेंटर बना था, जेपी चूंकि यही पटना में थे, उम्रदराज हो गए थे, बीमार भी थे, और राजनीति में वो थे नहीं, बेसिकली वो राजनीति से काफी दूर चले गए थे। लेकिन लोगों ने उनसे आग्रह किया कि आप ही हैं जो इसका नेतृत्व कर सकते हैं, और उन्होंने इस चीज को स्वीकारा और सभी लोगों को एकजुट करने की कोशिश की, विभिन्न विचारधाराओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की, जिसमें वो सफल हुए। फिर वो चुनाव हुआ जिसमें आपने तमाम नाम गिनवाए। अपोजिशन के इस वक्त जो बड़े लीडर हैं
गैर कांग्रेसी, उनमें से तमाम लोग उसी आंदोलन की उपज है। नीतीश कुमार हो, रविशंकर प्रसाद हो, सुशील कुमार मोदी हो, लालू यादव हो, रामविलास पासवान हो, मुलायम सिंह यादव हो, जनेश्वर मिश्रा हो, बहुत सारे इस तरह के लोग थे। तो वो फिर एक इतिहास था कि विपक्ष एक हुआ, इंदिरा गांधी को लोगों ने एक शौक दिया, उनको हराया, जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने। फिर येन केन प्रकारेण वो सरकार भी आपसी कलह में 1-1.5 साल में वो गिरी। फिर 1 महीने 1.5 महीने के लिए चौधरी चरण सिंह बने अच्छा, अकेले ऐसे। इसमें एक चीज और है, ठीक है, इन किन प्रकार वो आपसी इस कलह से गिरी या कांग्रेस की रणनीति और साजिश के तहत गिराई गई, इसको भी थोड़ा स्पष्ट करिए, क्योंकि मजेदार खेल ये है कि कांग्रेस में खासतौर से मुझे जो लगता है इंदिरा गांधी ने किस तरह से पर्दाफाश किया, पर्दाफाश नहीं कर सकते, मतलब इनके 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 जो देखिए, उसमें भी गुटबाजी थी। दरअसल जब 1977 में जनता पार्टी ने चुनाव जीता तो ये तय करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, मोरारजी भाई देसाई को या चौधरी चरण सिंह को। और ऐसा माना जाता है, मैं इस पर स्पष्ट नहीं हूं, सबूत भी नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरा ये मानना है कि जेपी को अंधेरे में रखा गया था इस डिसीजन को लेकर के। और जेपी इस डिसीजन से बहुत इन्फॉर्म्ड नहीं थे कि किसको प्रधानमंत्री चुना जा रहा है। और शायद इसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका भी नहीं थी, क्योंकि कंटेंडर बहुत सारे लोग थे। जगजीवन राम भी थे, मोरारजी देसाई भी थे, चौधरी चरण सिंह भी थे, और उसमें गुट भी था, वही गुजरात बनाम नॉर्थ इंडिया वाला गुट की भी बात थी। लेकिन उसमें लोगों ने अंततः जो है पहली बार इनको चुना, मोरारजी भाई देसाई को, और इसका फायदा संजय गांधी ने उठाया। और वही राजनारायण एक कैटलिस्ट बने थे उस चुनाव के दौरान, जिन्होंने 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी को हराया भी था रायबरेली से, और 75 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से उनके चुनाव को अवैध भी ठहराया था। वही राजनारायण कहा जाता है कि संजय गांधी के साथ मिलकर उन्होंने उस सरकार को गिराया और चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनवाया। और ऐसे पहले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हुए जो एक दिन भी वो संसद नहीं जा सके, और उसके बाद तो पूरी कहानी पलट गई, पूरी सरकार। ये सार्वजनिक चर्चा में है शशि भाई, इसके लिए सबूत नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन आज सार्वजनिक चर्चा में है। अब सबूत तो इस बात का भी नहीं है कि आधुनिक इतिहास जो लिखा जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि अटल जी और अडवाणी जी तो फ्रंट पे थे, जेल गए थे, लेकिन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी अंडरग्राउंड होकर के इमरजेंसी में काम कर रहे थे। प्रमाण तो इसका भी नहीं, लेकिन चूंकि नैरेटिव गढ़ा जा रहा है उसका कम से कम इतिहासकारों ने या कहीं लेख और आलेख तो है। नहीं, ये तो देखिए, इतिहास तो ऐसे ही दावे प्रतिदावे से बनते हैं, तो उसमें नहीं जाते हैं, क्योंकि अब अंडरग्राउंड है तो है। अब बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड रहे होंगे, लेकिन माना तो उन्हीं को जाता है। स्वतंत्र ये जेपी सेनानी जिनको सर्टिफिकेट मिला है, जो जेल गए थे, मिला है या तो इतिहास में कहीं दर्ज है, उनके नाम तो कहीं दर्ज है, मतलब जो बैक अंडरग्राउंड हाँ, हो, बिल्कुल फ्रंट बिल्कुल डोर बिल्कुल उनके नाम दर्ज है। बिल्कुल सही। लेकिन दावे दावे होते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दावे करने वाले अपने तौर पे दावे करते हैं, लोग मानते भी हैं, लोग नहीं भी मानते हैं, ये बड़ा मसला नहीं है। तो ये चीज था, ये मतलब मोटा मोटी कहानी थी। लेकिन जो बात जितेंद्र भाई ने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल बात, और उस दौरान भी जो आरोप आज तक लगते हैं कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान बहुत सारे संविधान संशोधन किए, जबकि संसद मतलब एक तरह से वो सत्र में नहीं था, बावजूद इसके उन्होंने अपना विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया राष्ट्रपति के जरिए। मतलब जो मौलिक माफ कीजिए, जो उसको क्या कहते हैं, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कुछ शब्द उन्होंने जुड़वाए, और भी कुछ चेंजेस हुए थे जिसकी व्याख्या लोग आज अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो जी जितेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, 42वां संशोधन था वो शशि भाई। 42वें संशोधन में ये सारी चीजें की थी उन्होंने, और उसके बाद 44वें संशोधन से कुछ चीजें उसमें से निरस्त कर दी गई थी, निरस्त कर दी गई थी। जी। तो ये सब हुआ था। फिर संजय गांधी की भूमिका भी थी। और एक बड़ा दिलचस्प कहानी में बताऊं कि अभी जो सैफ अली खान जो अभिनेता है, उनकी जो पहली पत्नी अमृता सिंह है, उनकी माँ
रुखसाना सुल्तान पुरानी दिल्ली की रहने वाली थी, जो संजय गांधी की बड़ा करीबी थी। मैं तो कहूंगा कि रजनीश से कि एक तस्वीर उनकी लगाई इस डिबेट में, जिन्होंने संजय गांधी के साथ बड़े करीबी इनर जो कोटरी कहते हैं उसमें रहते हुए, और जो संजय गांधी का ड्राइव था, अब क्योंकि वो नहीं है, मरहूम है, और उनके बारे में कोई गलत ना समझ ले, तो मैं एक बार फिर शशि भाई को ये पूछना चाहता हूँ को मतलब वो विश्वास पात्र जो लोगों की एक टीम होती है मैं किचन वही कह कैबिनेट, रहा हूँ, इनर कोटरी मतलब जो आंतरिक जो किचन कैबिनेट कह लीजिए कि उसकी एक सदस्य थी वो, और भी बहुत सारे लोग थे, जिसमें बंसीलाल भी थे, आपको अभी कमलनाथ है जो वो भी थे, और विद्याचरण शुक्ला बंधु थे। ये काफी लोग थे उस इनर कोठरी में, काफी मतलब हार्डकोर सपोर्टर संजय गांधी और इंदिरा गांधी के। उसमें थी रुखसाना सुल्तान, और माना जाता है कि उनकी बड़ी चलती थी उस समय, और उन्हीं के नेतृत्व में पुरानी दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी साफ करने का अभियान और पॉपुलेशन कंट्रोल का जो अभियान चलाया गया था वो हुआ था। तो मतलब राजनीति कैसे चलती है, धर्म और जाति कहाँ चली जाती है कुछ समय के लिए, ये सब समझने के लिए रुखसाना सुल्तान जो है वो एक बेहतरीन केस स्टडी भी है। इसलिए मैंने कहा कि उनकी एक तस्वीर आप जरूर लगवाइए, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं पुराने दिनों की, तो देखिए अब उस दौर में बड़े दिलचस्प किस्से हैं। जब रामलीला मैदान में रैली होनी थी विपक्ष की, तो दूरदर्शन पर बॉबी फिल्म चलाई गई थी। कहा गया कि भाई बॉबी फिल्म चलाई जाएगी तो लोग नहीं पहुंचेंगे फिल्म देखेंगे, लेकिन हुआ उल्टा, लोग पहुंच गए वहां। तो ये सब कहानियां हैं, लेकिन जो बेसिक सवाल आपने किया कि जो उससे उपजे नेता है वो आज क्या मतलब वो कैसे निकले और आज क्या कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि क्राइसिस जब भी होता है तो जनता खुद अपना नेता चुन लेती है। वक्त जो है खुद नेता पैदा कर देता है। 77 में 75 से 77 के बीच में यही हुआ था। कहीं आसमान से वो लोग नहीं टपके थे, बिल्कुल साधारण छात्र नेता थे, लेकिन एक हवा बनी। कहते हैं कि हवा में भी आंदोलन के बीज होते हैं, वो बीज पनप गए, और उससे जो जुड़े हुए लोग थे, जो छात्र नेता थे, वो आज की तारीख में बड़े नेता है, और जनता ने उनको बड़ा नेता बना दिया। तो हमेशा रहा है, और मुझे लगता है कि हाल फिलहाल के कुछ समय में फिर ऐसा हो सकता है, मेरी मतलब है। जी जी शशि भाई बिल्कुल आपकी राय है। और उसके बाद जो 77 जो कुछ हुआ उसको मोटा मोटा हम लोगों ने समझा, इसकी बहुत सारी बारीकियां अभी बाकी हैं, इस पर भी करेंगे बात। और मैं आपको बता दूं कि अभी 77 के बाद किस साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत, शशि भाई ने बताया कि राज नारायण जी को जब लगा कि उनकी कुर्सी खुद जा सकती है, उन्होंने खुद से अपनी सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर के गिरवा दी, ऐसा कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री बनवाया, लेकिन जनता पार्टी की सरकार जब गई, 80 में चुनाव हुए, इंदिरा गांधी जी को भारी बहुमत के साथ जनता ने दोबारा जिताया। उसके बाद इंदिरा गांधी जी का जो कार्यकाल था 80 से लेकर के 84 तक, 84 में उनकी दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हत्या हो गई। 84 के बाद चुनाव हुआ इस देश के अंदर, राजीव गांधी जी को सबसे बड़ी मेजोरिटी, आज तक की जो मेजोरिटी, आज तक जितनी भी पार्टियों को जो भी सरकारें बनी है, इतनी बड़ी मेजोरिटी किसी पार्टी को नहीं मिली जो राजीव गांधी जी को मिली। उस पर भी करेंगे बात। राजीव गांधी की राजनीति का पतन धीरे धीरे कैसे हुआ, उनकी सरकार कैसे गई, वीपी सिंह जैसा कोई व्यक्ति जो उनके सहयोगी थे वो नायक बनकर के उभरे, वीपी सिंह के व्यक्तित्व पे भी करेंगे बात, लेकिन अगले कार्यक्रम में। आज के लिए इतना ही, अगले कार्यक्रम तक के लिए हम लोगों को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।